यूएस फेड की दरें बढ़ाने का असर ग्लोबल बाजारों पर भी दिखा। सभी बाजारों में भारी बिकवाली दिखाई दे रही है और भारतीय बाजार में इससे अछूते नहीं है। वीकली एक्सपायरी के दिन भारी गिरावट के साथ भारतीय शेयर बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी एक साल के निचले स्तर पर बंद हुए। मेटल और रियलिटी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दिखने को मिली। बाजार की में कैसी रही पूरे दिन भर हलचल बताने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद के पास। देखिए बाजार आज किस तरह से रिएक्ट किए। पहले तो ग्लोबली सेंटिमेंट्स पर एक बाउंस बैक दिखा, लेकिन ये बड़ा सवाल था क्या ये जो बाउंस है, ये जो एक रैली रिलीफ रैली सी आज देखिए ये कितना टाइम सस्टेन करेगा। सिर्फ इंट्रा डे भी सस्टेन नहीं हो पाया, कुछ घंटों में ही अपने अर्ली गेंस को इरोड होते हुए देखा और उसके बाद सेकेंड हाफ ने तो आप इनफैक्ट बड़े शॉट्स बनते हुए देखा बाजार पर। 15,350 360 के पास बाजार बंद हुआ है, यानी लगभग अपने 15,500 के जो बड़े सपोर्ट से 150 पॉइंट नीचे आके बंद हुआ है। तो यानी आपके लिए क्लियरली नीचे की तरफ डाउनसाइड और ओपन हो गया है। ये इंडिकेट पहले भी बाजार पर एक्सपर्ट्स भी करते आ रहे हैं कि यहाँ से अगर ये अहम सपोर्ट टूटते हैं तो बड़ी डाउनसाइड देखने को मिल सकते हैं। तो जाहिर तौर पर आप एक रिस्क जोन, एक कॉशियस टाइम, इसकी बात तो आपको नहीं नकार सकते। बड़े आज डाउनफॉल या फिर लूजर्स कहाँ से निकल कर आए, सबसे ज़्यादा वीकनेस को मेटल पैक में देखी। निफ्टी के पहले 5 बड़े लूजर्स आप बात करें तो उसमें हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स शामिल थे। कोल इंडिया, ओएनजीसी की बात हम लगातार करें कि क्यों ओएनजीसी इतना नीचे गिर रहा है, क्या क्रूड के टॉप आउट होने के इंडिकेशन आ रहे हैं। तो इस वक्त एक बड़ी जो थीम प्ले आउट करते हुए बाजार पर दिख रही है, जितने भी कमोडिटी प्लेयर्स हैं, चाहे वो सॉफ्ट कमोडिटी हो, बेस मेटल हो, उनमें बड़ी वीकनेस है। आईटी आपको लगातार वीक दिखाई दे रहा है और वो क्लियरली आपको बाजार पे आज हावी होता हुआ दिखाई भी दिया। इसके अलावा मिड कैप स्पेस से आप आरबीएल बैंक जैसे काउंटर्स देखें, जहां ऑलरेडी बड़ी गिरावट हम पीछे के कई दिनों से देख रहे हैं, जब से चेंज इन मैनेजमेंट है, वो वहां से रिस्पाइट नहीं है। आज भी 8% की गिरावट के साथ बंद होते हुए आपको आरबीएल बैंक दिख रहा है, लगभग 8%। गेनर्स कौन से थे, जो जिनको भी अब कमोडिटी के ऊपर पीक से नीचे गिरने का फायदा मिलेगा। वीट एज अ कमोडिटी, तो सॉफ्ट कमोडिटीज का फायदा आप देखें, ब्रिटानिया, नेस्ले, एचयूएल, वो इस बाजार में भी, इस गिरते हुए बाजार में, वीक बाजार में भी वीक नहीं हुए। सो ये कुछ ट्रेड्स ज़रूर दिख रहे हैं क्लियरली कि बाजार में सेक्टर चर्निंग हो रही है। बाजार बहुत क्लियरली एक डाउनसाइड रिस्क की तरफ बढ़ रहा है। नया लेग रूम अब ओपन हो रहा है क्योंकि बड़े सपोर्ट यहाँ से ब्रेक डाउन है और कॉशियस होने का फिर से वक्त है। रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट जो ऑलरेडी बना हुआ है वो क्लियरली आपको बाजार पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन कल वीकेंड है तो मे बी हम इस हफ्ते की जो पोजीशन शॉर्ट ट्रेडर्स की होगी वो कवर होते हुए देखेंगे, तो शायद बाजार में कुछ पुल बैक्स आपको अटेम्प्ट होते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन बड़े सपोर्ट के नीचे आके आज बाजार बंद हुआ है 15,350 के। क्वांट म्यूचुअल फंड के सीईओ संदीप टंडन का कहना है कि इस समय निवेशकों का ट्रेडिशनल तरीका बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होने वाला, इसीलिए निवेशकों को अपने अप्रोच में चेंज लाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ बाजार के माहौल को समझते हुए अपनी रणनीति बनानी होगी। हम लोग एक हमेशा बोलते हैं कि एक बहुत अलग ढंग का एनवायरनमेंट प्ले आउट हो रहा है 2018 से, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन फेज। इसमें जो ग्लोबल एसेट क्लास हैं उनका एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी या चॉपीनेस जिसको बोले या स्टैंडर्ड डेविएशन बोले, वेरियस तरीके से आप उसको सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करें, वो एलिवेटेड रहने वाला है। ओके, अगर एम्प्लॉयड वॉल्स एलिवेटेड रहने वाली है तो आपका जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी, वो बहुत इफेक्टिव नहीं रहेगी ये फेस में। ओके, इसलिए हम लोग हमेशा एक एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं। ओके, तो हमारे मैक्रो थीसिस में, हम लोग मैक्रो हाउस हैं, बॉटम से अप्रोच उतना फोकस नहीं करते हैं जितना टॉप डाउन पे आते हैं। तो हम लोग तो सेक्टर के अलावा, लार्जर थीसिस के अलावा एक एनवायरनमेंट को समझते हैं। अगर एनवायरनमेंट वॉलेटाइल है, ओके, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी भी उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम जो एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते आ रहे हैं, जैसे बहुत लोगों का एक मॉडल होता है कि हमारी ये थीसिस है, इसी थीसिस को हम बिलीव करते हैं, ये थीसिस हमको 15 साल, 20 साल, 30 साल के अंदर रिटर्न देके गई है, तो हम उस थीसिस को चेंज क्यों करें। ओके, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर एनवायरनमेंट ही इतना वॉलेटाइल है और इतना डायनेमिक हो चुका है, तो हमें अपनी अप्रोच भी चेंज करनी पड़ेगी। यही काम हम लोग करते हैं। तो हम लोग जो भी हमारा फ्रेमवर्क है, हम लोग उसमें मल्टी डायमेंशनल एंगल से सब चीजें को एक्सप्लोर करते हैं। वहीं सीमेंस के एमडी एंड सीईओ सुनील माथुर ने ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत की और उन्होंने इस बातचीत में कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हर क्षेत्र में ग्रोथ की पूरी क्षमता है। कुछ महीनों तक हालांकि महंगाई, कमोडिटी कीमतों में तेजी जो है वो चुनौती देती रहेगी।
मुझे लगता है जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट्स करी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे आप रेलवेज़ की बात करें, चाहे आप एनर्जी की बात करें, चाहे आप डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इन सब एरियाज़ में ग्रोथ पोटेंशियल है इस देश में। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है पब्लिक स्पेंडिंग इन कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और उससे शुरुआत करके बाकी सारे इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसकी सप्लाई चेन में उनकी स्पेंडिंग बढ़नी शुरू होएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर उन जगहों में बढ़ना शुरू होगा और उससे इकॉनमी बढ़ती जाएगी। तो मुझे लगता है कि बहुत सही डिसीजन लिया है। हमारी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है पिछले अगले 6-7 महीने की, और आज की तारीख पे अगर ये सिचुएशन आगे भी चलता गया जैसे आज है, बगैर इन्फ्लेशन बढ़ते हुए, बगैर इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ते हुए, तो मुझे लगता है ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी है इस देश में अगले 6-7 महीने की विजिबिलिटी की बेसिस पे। देश भर में पेट्रोल डीजल पर ये जिस किल्लत पे ही हो रहा है आज का स्वदेश विशेष शाम 5 बजे देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। यूपी में बुलडोजर के एक्शन पर रोक की मांग करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जमीयत की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमों का पालन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में और क्या कुछ कहा गया बता रहे हैं हमारी सहयोगी दानिश आनंद। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में यूपी में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार, प्रयागराज की अथॉरिटीज और कानपुर की अथॉरिटीज को अगले 3 दिन में जवाब सबमिट करने का आदेश दिया है। खैर, जो आज याचिका सुनी जा रही थी उसको जमाते उलेमा हिंद ने फाइल किया था और इन्हीं के साथ जो बाकी और जितने भी याचिका करता थे सबकी सुप्रीम कोर्ट से यही रिक्वेस्ट थी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाया जा रहा है उस पर जल्द से जल्द एक रोक लगाई जाए। लेकिन अपनी याचिका में इन याचिकाकर्ताओं ने यह भी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोई भी तरह का लॉ प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया जा रहा है, नोटिसेस नहीं दिए जा रहे हैं और सरकार सीधे आकर जो भी घर हैं उनको सीधे डिमोलिश कर रही है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहम ऑब्जर्वेशन आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी की सरकार को ये इंडिकेट करा कि अगर बुलडोजर से डिमोलिशन किया जा रहा है तो प्रॉपर्ली एक लॉ फॉलो किया जाना चाहिए उसके लिए और नोटिसेस टाइम पर सर्व करे जाने चाहिए। और इसी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार, प्रयागराज की अथॉरिटीज और कानपुर की अथॉरिटीज को जो 3 दिन में जवाब सबमिट करना है उसमें उनको जितने भी उन्होंने नोटिस सर्व करे हैं उनके प्रूफ देने हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन बेंच ने याचिकाकर्ताओं को किसी तरह की मोहलत तो नहीं दी, स्टे नहीं लगाया डिमोलिशन एक्टिविटी पर अगले 3 दिन में यूपी सरकार, कानपुर अथॉरिटीज और प्रयागराज की अथॉरिटीज को एक जवाब फाइल करना है और जो उसकी अगली सुनवाई होगी वो अगले हफ्ते की जाएगी। कल जुमे को देखते हुए यूपी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी पुलिस अलर्ट पर है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और बरेली जैसे शहरों में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। जवानों की तैनाती के साथ साथ ड्रोन से निगरानी की जा रही है। हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह ने प्रयागराज में हालात का जायजा लिया। इस वक्त मैं प्रयागराज के अटावा चौक के पास मौजूद हूं और पिछले जुमे के दिन यहीं पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। यहाँ पे कुल लगभग 7 मस्जिद हैं और इन्हीं मस्जिदों से बाहर निकलकर जो दंगाई थे उन्होंने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की थी। लेकिन इस बार किसी तरह की कोई चूक न रह जाए इसके लिए यहाँ पर जो पुलिस की भारी इंतजाम फोर्स की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आरपीएफ के साथ साथ पीएससी के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही लगभग 1500 जो फोर्स है वो उसे तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीयर्स गैस के साथ साथ जो आरपीएफ के जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं, साथ ही हेलमेट है इनके साथ साथ और जो प्रोटेक्शन के जो सामान होते हैं वो उनके साजो सामान के साथ ये लैस हैं। इसके साथ ही जो इस अटावा चौक की जो बाहर की जितनी भी गलियां हैं उसे एक तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। हर आने जाने वाले पर निगाहबानी की जा रही है। मतलब साफ है कि इस बार किसी तरह की कोई चूक न रह जाए, लिहाजा इस बार जो पुलिस फोर्स है उसे तैनात कर दिया गया है। एसएसपी अजय कुमार के मुताबिक अगर बात करें तो पिछले पूरे शहर में पिछले बार के मुकाबले 10
जो फोर्स है उसे तैनात किया गया है। तो निश्चित तौर पे इस बार की जो सुरक्षा है वो बिल्कुल पुख्ता है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो आरपीएफ के साथ साथ पीएससी और जो पुलिस के जो जवान थे उनकी एक ज्वाइंट ब्रीफिंग हुई है और कल की जो रणनीति है उसे तैनात उसकी रणनीति बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो एसपी सिटी दिनेश कुमार हैं वो भी लगातार अपने जो सुरक्षा बल हैं उनको ताकीद कर रहे हैं और हम कुछ सुरक्षा बलों से भी इंतजार बात करने की कोशिश करते हैं। पूरी तैयारी है और हम लोग पूरे अराजक तत्व से निपटेंगे। वेल इक्विप्ड है, हमारे पास सारे साजो सामान है और पत्थरबाजी से हम लोग निपटेंगे। आप लोग विश्वास रखें, भरोसा रखें, हमारे जवान मुस्तैद हैं और हमारी पूरी तैयारी है। आप पिछली बार के मुकाबले इस बार कितनी फोर्स हमारे पास इतनी संख्या है कि हम वैसे तत्वों से आराम से निपट सकते हैं, कोई दिक्कत हम देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग भी कर दी गई है पूरी तरीके से। पूरी तैयारी है, प्रशासन की अपनी तैयारी, हमारे और सीनियर अफसर हैं उनका और जो भी ब्रीफिंग होगा हम उस हिसाब से पत्थरबाजों सिखाया जाएगा नहीं, उनको उसके हिसाब से जो कानून है उसके हिसाब से उनसे निपटेंगे। तो बिल्कुल देखिए, कानून के हिसाब से इस बार पत्थरबाजों से निपटने की पूरी तैयारी की गई है। यहाँ पर अब ज्वाइंट जो ब्रीफिंग है वो शुरू हो चुकी है। हम देख सकते हैं कि एसपी सिटी दिनेश सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपने जो जवान हैं उनको ताकीद कर रहे हैं कि कल किस तरीके की रणनीति बनानी है। तो निश्चित तौर पे कल का जो दिन है वो न सिर्फ स्थानीय प्रशासन बल्कि पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। वहीं यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार का कहना है कि जिनका हिंसा फैलाने में हाथ है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी स्वयं इस चीज़ का संज्ञान ले रहे हैं कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई न हो, जैसा कि शासन के द्वारा बार बार स्पष्ट किया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में जहां हम व्यापक जन समर्थन और जनसंपर्क कर रहे हैं, साथ ही साथ कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के भी निर्देश हैं। सरकार ने युवाओं को सेना में ज्यादा मौके देने के लिए अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है, लेकिन इसके खिलाफ यूपी समेत देश के 6 राज्यों में बवाल मच गया है। आप देख रहे हैं 4 अलग अलग राज्यों की तस्वीरें। यूपी, बिहार, झारखंड और राजस्थान में प्रदर्शन हिंसक हो चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन बिहार में हो रहा है। पथराव के साथ ट्रेन में आग लगाने की बात भी सामने आई है। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। अग्निपथ भर्ती योजना पर देश भर में हंगामा शुरू हो गया है। बिहार में छात्र सड़कों पर उतर आए और उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। छपरा, कैमूर, सहरसा, जहानाबाद समेत बिहार के कई शहरों में जमकर बवाल हुआ। छात्रों ने टायर जलाए, रेलवे ट्रैक पर धरना दिया, ट्रेनें रोकी और तो अपनी ताकत दिखाने के लिए ट्रेन ट्रैक पर ही पुशअप लगाए। इन 9 तस्वीरों को देखिए, कैसे अग्निपथ भर्ती योजना पर देखते ही देखते पूरा बिहार सुलग गया। हालांकि इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर से हुई थी। छात्रों के मन में कई सवाल दौड़ रहे हैं और उनको डर है कि कहीं उनके भविष्य से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। टीओडी को वापस किया जाए, टीओडी जो रूल लगाया गया है वो वापस ले और जैसे परमानेंट बहाली आती थी वही बहाली निकाला जाए। टूर ऑफ ड्यूटी जो लग रहा है इसको हटाना चाहिए। टूर ऑफ ड्यूटी इसको हटाइए सबसे पहले। टीओडी वापस लो, टीओडी वापस लीजिए। और आर्मी का एग्जाम जो बाकी है, हम लोग जो आर्मी बने होल्डर, आर्मी सबका एग्जाम लो और ट्रेनिंग में भेजो सबसे पहले और भर्ती दो और 2 साल की उम्र में छूट दो। 2 साल से रैली नहीं दिया है, 2 साल में रैली नहीं, रैली दीजिए तुरंत। सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में अग्निपथ को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। राजस्थान के जयपुर में, दिल्ली के नागलोर और झारखंड के रांची में छात्र सड़कों पर उतरे। छात्रों के मन में तमाम सवाल हैं और उन्हें डर भी सता रहा है कि उनके भविष्य का क्या होगा। वहीं इस मसले पर सियासत भी शुरू हो गई है और विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।
भारत में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना के 12,133 मामले सामने आए हैं, जबकि 11 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना के मामलों में महाराष्ट्र में एक बार फिर हालात भयावह होते नजर आ रहे हैं। राज्य में एक दिन में मामलों में 36% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं दिल्ली में भी पॉजिटिविटी रेट 7% के पार चला गया है। 5 राज्य जिनमें सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं उनमें महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, कर्नाटक और हरियाणा शामिल हैं। इन 5 राज्यों में 82% से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। नए मामलों में 32% से ज्यादा मामले अकेले महाराष्ट्र से हैं। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दानिश। देखिए, काफ़ी समय के बाद इंडिया ने आज 12,000 के ऊपर फ्रेश कोविड केसेस रिकॉर्ड करे हैं और पिछले 24 घंटे में लगभग 7,000 के ऊपर रिकवरीज भी रिपोर्ट करी गई हैं। लेकिन आज 10,000 के ऊपर जो आंकड़ा आया है ये काफ़ी लंबे समय के बाद आया है। लगभग 3 महीने के बाद इंडिया ने इतने मेजर नंबर्स रिपोर्ट करे हैं। अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो फिलहाल देश में 58,000 के करीब एक्टिव कोविड केसेस हैं और जहां तक वीकली पॉजिटिविटी रेट की बात आती है तो ये रेट भी 2.38% है। तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कैसे दिन बर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं और मेजरली जो कंट्रीब्यूशन हो रही है इस डेली कोविड टैली में वो ऐसी कुछ पेन टेकिंग स्टेट्स हैं देश में जो ज़्यादा कोविड नंबर्स दे रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र, इन स्टेट से ज़्यादा केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। तो हमने देखा है कि काफ़ी समय के बाद इंडिया में एक मेजर अपसर्ज कोविड का देखने को मिला है और पिछले 24 घंटे में लगभग 5 लाख के ऊपर टेस्ट भी करे गए हैं। वहीं जहां एक तरफ काफी हाई केसेस इंडिया में रिपोर्ट करे जा रहे हैं, दूसरी तरफ आज डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये इन्फॉर्म करा है कि इंडिया में 89% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन जो है उनको फुली वैक्सीनेटेड है कोविड के अगेंस्ट। लेकिन सूत्रों के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में हम हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक मेजर एक्शन देख सकते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री बहुत जल्द सारे ही चीफ सेक्रेटरीज की बाकी जो स्टेट्स के हैं या बाकी स्टेट्स के जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उनसे एक वो मीटिंग कर सकते हैं और इस मीटिंग में कोविड से कैसे लड़ना है, किस तरह से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है या वापस मास्क मैंडेट पूरी इंडिया में प्रॉपर्ली रीइंपोज करना है, इस पर कुछ ऐसे जो विचार है हेल्थ मिनिस्ट्री कर सकती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक काफी लंबे समय के बाद हमको एक मेजर जंप दिखा है फ्रेश कोविड नंबर्स पर। हालांकि फेटिलिटी इस टाइम पे कम है, लेकिन जिस तरह से ज्यादा केसेस दिन बर दिन रिपोर्ट करे जा रहे हैं वो चिंताजनक बात तो बिल्कुल है। अब इंतजार इसी बात का है कि हेल्थ मिनिस्ट्री वो एक बड़ी मीटिंग कब लेती है बाकी स्टेट्स के साथ ताकि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई जा सके कि कैसे जो कोविड के नंबर्स वापस राइज हो रहे हैं वो वापस पीक ना करें। उनको रोकथाम करने के लिए कुछ ना कुछ निर्णय हेल्थ मिनिस्ट्री जल्द ले सकती है।